दोस्तों अभी पूरे देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आपको हर जगह डेमोक्रेसी और लोकतंत्र जैसे बड़े बड़े शब्द सुनने को मिल रहे होंगे और हम इस बात के लिए अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करवाते हैं कि साहब हमारे देश में है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पर क्या डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, या ये सिर्फ एक दिखावा है? जो डेमोक्रेसी हमें अपने आसपास देखने को मिलती है वो क्लियरली डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो क्या है डेमोक्रेसी का असली सच? क्या डेमोक्रेसी को पूरी शुद्धता के साथ इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल भी है या नहीं? क्या सच में डेमोक्रेसी एक रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ? जानते हैं इस वीडियो में। तो क्या है डेमोक्रेसी? इसे समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी लोगों की डेमोक्रेसी जैसा कोई सिस्टम बनाने की। वैसे भी राजा महाराजा तो देश चला ही रहे थे और भारत सोने की चिड़िया भी मोनार्की के टाइम पे ही तो था। तो जब पूरी दुनिया में मोनार्की सिस्टम इतना सक्सेसफुल था तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम्स तो कई सारी थी पर सारी प्रॉब्लम्स का एक ही मेन सोर्स था और वो था एक्सट्रीम पावर टू द किंग। अब इसके कुछ फायदे भी थे पर फायदों से ज्यादा नुकसान था। जैसा कि देश में कोई भी काम हो उसका फाइनल डिसीजन राजा के हाथ में ही होता था। जैसा किसी ने कोई क्राइम किया हो उसे क्या सजा देनी है, एजुकेशन पर कितना खर्चा करना है, एजुकेशन देना किसे है और किस तरह का एजुकेशन देना है, जो लोग लिटरेचर के फील्ड में है उन्हें क्या सपोर्ट दिया जाना चाहिए, देश में लड़कियों का क्या स्टेटस रहना चाहिए और उनका क्या रोल रहना चाहिए पूरी व्यवस्था में। ऐसी हजारों चीजें राजा डिसाइड करता था। और इसके अलावा अगर कभी राजा की ईगो फंस जाती थी तो फिर चलो सब युद्ध करेंगे, तो सारी की सारी पावर राजा के पास ही थी। पर अब आपके मन में आया होगा कि जो मंत्री थे वो क्या करते थे, उनका कोई रोल था कि नहीं? तो उनका सिर्फ इतना काम था कि राजा को ऐसी सलाह देना जो राजा को पसंद आए और राजा ने जो ऑर्डर दिया है उसे इम्प्लीमेंट करवाना। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो भी काम था उसकी सारी पावर इन मंत्रियों को दी गई थी। और अगर आप देखो तो अभी भी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कितने कम लोगों में हुआ है। ये इतना कम है कि सारे के सारे लोग सिर्फ एक छोटे से हॉल में समा सकते हैं। तो अगर इतनी सारी पावर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में दी जाएगी तो फिर उससे करप्शन तो होगा ही, क्योंकि किसी तरह का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। राजा के मंत्रियों से कोई क्यों सवाल करेगा? और इससे एक्सप्लॉयटेशन भी होता था क्योंकि आम लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स तब है जब हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि राजा बहुत अच्छा है। पर अगर राजा ही बुरा हो और उसे अपने लोगों की कोई परवाह ही ना हो तो फिर तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, क्योंकि राजा कम से कम 10-20 साल तक तो राज करते ही थे और अगर राजा बुरा हो तो पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद हो सकती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन से सोसाइटी में जनता को प्रॉब्लम होने लगी तब कुछ समझदार लोगों ने इन प्रॉब्लम्स की जड़ को समझा और ये सामने आया कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही रूट कॉज है और वो है पोलराइजेशन ऑफ पावर। मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ राजा और उससे कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही किया गया था। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका निकाला गया। पावर की जो हायरार्की चल रही है उसे ब्रेक करना होगा और इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि पावर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और पावर किसे देनी है इसका डिसीजन भी जनता ही करे। जनता अपना एक लीडर चूज करेगी जो उन्हें रिप्रेजेंट करता हो और उसे उस इलाके की पावर दी जाएगी, जिससे कि जनता अपने हित के लिए एक लीडर चूज कर पाएगी। और इसी के साथ ही पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाएगा और अगर कभी नासमझी से गलत लीडर चूज कर दिया हो तो उसका भी सॉल्यूशन दिया गया कि आप उसे बाद में चेंज कर लेना। और इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। मतलब कि अब अपने देश को आम लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। अब ये सिस्टम तो काफी आइडियल लग रहा है क्योंकि मोनार्की के जितने भी फ्लॉज थे वो इसमें रिजॉल्व कर लिए गए थियोरेटिकली। इस सिस्टम को तो लागू करवाने के लिए ही हर डेमोक्रेटिक कंट्री की अपनी एक अलग कहानी, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी पावर एग्जिस्ट करती है वो अपनी पावर क्यों डायल्यूट करना चाहेगा। और इसके लिए इतिहास में काफी सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं जिसकी बात हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो अभी की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो 4 पिलर्स पर टिकी हुई है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट जो कि पॉलिसीज बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसे एग्जीक्यूट करवाती है। जुडिशरी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लॉ की सुप्रीमेसी को बनाए रखना। अब इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद आपको लगेगा इससे अच्छा सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता और इसलिए डेमोक्रेसी के बारे में एक बहुत ही फेमस चीज बोली जाती है: गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। अब ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है पर अगर आप इन 3 लाइंस को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको डेमोक्रेसी के सारे फ्लॉ समझ में आ जाएंगे। तो पहले लाइन से समझने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। यहाँ पर पीपल शब्द का मतलब आम लोगों से है। तो पूरा मतलब बनता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोगों ने अपनी मर्जी से अपने पसंद के हिसाब से चूज किया है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने वोट किसे दिया है। आपने एक पार्टी को वोट दिया है या फिर एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया है जिसे आप जानते हैं, जो एक समझदार और पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, जिसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाने में आपको कोई परेशानी ना हो और जब भी आपको अपनी बात रखनी हो आप बिना किसी करप्शन के उससे मिल पाए। पर क्या हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं? बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि उनके इलाके का कैंडिडेट कौन है। लोग इस बात पर रिसर्च नहीं करते और किसी एक पॉपुलर पार्टी को वोट दे देते हैं, जिससे कि कैंडिडेट्स लोगों की नजरों में आने के लिए
भड़काऊ स्पीच देते हैं और फ्री बीच का सहारा लेते हैं लोग को अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर इससे भी बात ना बने तो पैसे देकर और अल्कोहल बांटकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट की पहुंच इससे ज्यादा होती है तो वो किसी पार्टी का टिकट लेने के लिए भारी भरकम गिफ्ट देते हैं। इसके बाद तो इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा पैसा फूका जाता है। सिर्फ एक गाँव के प्रधान के चुनाव में ही कैंडिडेट्स कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा करते हैं। तो आप सोचिए कि लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे ये अमाउंट कितना बड़ा होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव के लिए पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक्सपेंडिचर की लिमिट 95 लाख तक ही सेट की है, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से 2019 के इलेक्शंस में टोटल एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ का हुआ था। मतलब हर एक लोकसभा सीट पर करीब 100 करोड़ खर्च हुए थे, जो कि एक्सपेंडिचर लिमिट से 100 गुना से भी ज्यादा है। और इतना खर्चा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। और अगर कोई आम आदमी अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इलेक्शंस में उतरना चाहता है तो वो रेस में ऑलरेडी बहुत पीछे रह चुका है। तो इससे जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल वाली लाइन है वो रियलिटी से तो कहीं पर भी मैच नहीं करती। और आपको हैरानी होगी कि अभी तक हमने इस पर बात ही नहीं की कि आखिर वोट किस मुद्दे पे देना है। ऐसे मुद्दे जिनसे हमारी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट होगा, या फिर इस बात पर कि कैंडिडेट कितने रुतबे वाला है और कितनी चलती है उसकी अपने इलाके में। और फिर फाइनली हम ऐसे कैंडिडेट को वोट देते हैं जिनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत ही मीठा बोलते हैं और हमें सब कुछ फ्री में देने के लिए वादे करते हैं। और हम इस बारे में सोचते भी नहीं है कि अगर हमें कोई चीज फ्री में मिलेगी तो उसके पैसे हमें कहीं और देने पड़ेंगे और बाकी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। गवर्नमेंट तो लोगों के लिए ही होती है कॉन्सेप्चुअली, पर जरा आप ध्यान से सोचो तो गवर्नमेंट जिन लोगों के लिए काम करती है, क्या आप उन लोगों में से हो? क्या आप उन लोगों में से हो जिन्हें अपने कनेक्शन से सरकारी टेंडर मिल जाता है, जिन्हें बिना किसी झंझट के बड़े बड़े लोन अप्रूव हो जाते हैं, जिनके एक कॉल पर कोई भी सरकारी काम हो जाता है? क्या आप उन लोगों में से हो जो कि सरकार को फंडिंग देते हैं जिससे कि आपको कोई काम हो जाए? या फिर उन लोगों में से जिनका बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना है? अगर नहीं तो आपको ये सोचने में काफी वक्त लग जाएगा कि आखिर सरकार आपके लिए क्या करती है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल वाली लाइन भी खुद को स्टैंड आउट नहीं कर पाती। तो अब बचती है आखिरी लाइन, गवर्नमेंट बाय द पीपल, जिसका मतलब है कि सरकार आपके मर्जी से काम करती है। पर ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था? जब सरकार ने कुछ करने से पहले आपके सामने अपनी बात रखी, जिससे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट से राय मांगी जा सके। जनता द्वारा बनाई गई सरकार में जनता का ही कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इस बात पर कुछ लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि जनता का काम तो वोट देना होता है और उसके बाद सारी चीजें सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। पर ये कोई मोनार्की तो है नहीं कि सरकार कुछ भी करती जाए और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना बने। और डेमोक्रेसी ने हमें जो प्रॉमिस किया था रियलिटी में वो बहुत ही अलग है। तो ये बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट आम लोगों की मर्जी से बिल्कुल नहीं चलती। और इससे तीसरी लाइन भी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, खुद को डिस्प्रूव होने से नहीं रोक पाती है। अब इन सारी चीजों से आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र है वो रियलिटी से बहुत दूर है। तो क्या डेमोक्रेसी एक बहुत ही बुरा सिस्टम है? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी गवर्नेंस का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है अगर इसे आइडियली इंप्लीमेंट किया जाए। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमने धरती को यूटोपिया समझ लिया है और इंसानों को श्री राम समझ लिया है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि डेमोक्रेसी का हर एक पिलर, सिस्टम का हर एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा, जो कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने की पहली शर्त है। आज भी ऐसी कंट्रीज के एग्जाम्पल अवेलेबल है जो कि डेमोक्रेसी के जरिए सक्सेसफुली गवर्नेंस चला रहे हैं। पर अगर भारत की बात करें तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46 रैंक पे है आउट ऑफ 167 कंट्रीज, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। तो आते हैं अपने पहले सवाल पर कि क्या डेमोक्रेसी एक रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ? तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहली शर्त है ईमानदारी। पर इतने सारे लोगों से हम एक साथ ईमानदारी को मिथ कैसे रख सकते हैं? पर ऐसा नहीं है कि ईमानदारी से काम करने वाले लोग नहीं बचे हैं, लेकिन बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि खुद सिस्टम ही उन्हें ईमानदारी से अपना काम करने नहीं देती। और अगर कोई ऑफिसर सुसाइड नहीं करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अशोक खेमका, जो कि 1991 बैच के IAS ऑफिसर रहे, जिनका 28 साल की सर्विस में 53 टाइम्स ट्रांसफर हुआ है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, यही हाल पूरे देश का है। सिस्टम का हर एक व्यक्ति ईमानदार तभी हो सकता है जब वो ऐसा सोचे कि हमारी पहचान हमारे देश से नहीं बल्कि हमारे देश की पहचान हमसे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। डेमोक्रेसी के बारे में आपकी जो भी राय है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।